हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंध्यान यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स की। लॉ ऑफ टॉर्ट्स की मैं पूरी सीरीज बनाने वाली हूं। आज ही उसका पहला वीडियो है। सो रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। सो अब हमारी पहली यूनिट जो है वो है नेचर, राइट। इसमें बहुत सारे ऑब्वियसली टॉपिक्स हैं, बट हम ब्रेक करके आपको समझाएंगे ताकि एक तरीके से आपको डर ना लगे और लेंदी ना लगे चीजें, राइट। तो यूनिट 1 का पहला है नेचर। इसमें डेफिनेशन, एसेंशियल और ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल सा देखा जाए तो टॉर्ट का मतलब है एक रॉन्ग कंडक्ट, ठीक है। अगर मैं आपका लीगल राइट वायलेट करती हूं, ठीक है, उसे इन्फ्रिंज करती हूं, तो मैंने टॉर्ट कमिट किया है। बस यही है टॉर्ट। अब टॉर्ट की कोई यार पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। क्यों कोई डेफिनेशन नहीं है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है और एक ये अनकोडिफाइड लॉ है। क्या इसका आपको बेयर एक्ट मिलेगा मार्केट में? नहीं, इसका बेयर एक्ट मार्केट में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अनकोडिफाइड लॉ है, इसको सिस्टमैटिकली कहीं भी लिखा नहीं गया है, राइट। जैसे कि सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, ये सारे कोडिफाइड लॉ हैं, स्ट्रक्चरली एक जगह लिखे हुए हैं, आर्टिकल सेक्शंस में बटे हुए हैं। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज वेरी वास्ट एंड इट इज अनकोडिफाइड। सिंपल। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स की डेफिनेशन पे जंप करते हैं। पहली डेफिनेशन जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे लिमिटेशन एक्ट से। टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग। ये एक तरीके का सिविल रॉन्ग है। अब ये सिविल रॉन्ग है तो क्या इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में डाल सकते हैं? जी नहीं, ये उन दोनों से अलग है, राइट। किसी की छत पर बार बार कूड़ा फेंकना ये एक सिविल रॉन्ग है, ये एक टॉर्ट है, राइट। लेकिन किसी से अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, राइट, कि मैं तुम्हें 100 किलो गेहूं पहुंचाऊंगा, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में। लेकिन अगर आपने ए ने ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, टॉर्ट नहीं, राइट। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां डील होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डील होता है, ठीक है। आगे हम इनके बीच में डिफरेंशिएट भी करेंगे, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो टॉर्ट बेसिकली है क्या? टॉर्शियस लायबिलिटी अराइज कैसे होती है? कैसे पता चलता है हमने टॉर्ट कमिट किया है? क्योंकि हमने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है, राइट। जो हमारी ड्यूटी थी हमने उसे ढंग से पूरा नहीं किया, इसलिए हमने ब्रीच ऑफ ड्यूटी कमिट किया, राइट। तो हम पे टॉर्शियस लायबिलिटी अराइज होगी। एंड दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन, ठीक है, किसी पर्सन के टुवर्ड्स ये ड्यूटी है। मान लो मेरी ड्यूटी थी कि अगर आप मेरे घर पे आते हो तो मैं अपने पेट को कंट्रोल करके रखूं, ठीक है, मैं अपने पेट को कंट्रोल करके रखूं। लेकिन मैं अपने पेट को प्रोवोक करती हूं कि वो आप पर अटैक करे, और वो आप पर अटैक करता है, आपको काट लेता है। तो यहां पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी कमिट हुआ है मेरे पार्ट पर, ठीक है, कि मुस्कान ने ध्यान नहीं रखा अपने पेट का और इस वजह से उसने आपको काट लिया, राइट। तो ये जनरली ड्यूटी एक पर्सन की दूसरे पर्सन की तरफ रहती है, राइट। इसी को हम कहते हैं ड्यूटी। तो क्या मैं कह सकती हूं यहां पे राइट इन पर्सोनम की बात हो रही है, ठीक है, राइट इन पर्सोनम की बात हो रही है, राइट इन रेम की बात नहीं हो रही है। राइट इन रेम का मतलब होता है राइट टुवर्ड्स जनरल, ड्यूटी टुवर्ड्स जनरल पब्लिक, ठीक है। पब्लिक के टुवर्ड्स आपकी क्या ड्यूटी है उसकी बात नहीं हो रही है। यहां पे बात हो रही है टॉर्ट में ड्यूटी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन, राइट इन पर्सोनम क्रिएट हो रहा है, राइट। मेरी ड्यूटी दूसरे इंडिविजुअल की तरफ क्या है, पूरी पब्लिक की बात नहीं हो रही है। मेरी ड्यूटी दूसरे इंडिविजुअल की तरफ क्या है उसकी बात करो। टॉर्ट इसी को कवर करता है। तो भाई मेरे कुत्ते ने आपको काट लिया तो आपको डैमेजेस कैसे मिलेंगे? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे। अब हम इसे समझेंगे, लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, राइट। ये जो डेफिनेशन थी ये दी हुई है विनफील्ड ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। ए जो है उसने कहा बी को मैं तुम्हें 100 किलो गेहूं इस डेट को इस वक्त पर पहुंचा दूंगा, ठीक है। अगर नहीं पहुंचाया तो ए को और 100 किलो गेहूं पहुंचाना होगा, ठीक है। ये इनके बीच की एक कंडीशन है कि अगर नहीं पहुंचाया तो तुम और 100 किलो पहुंचाओगे, यानी 200 किलो गेहूं पहुंचाओगे बी के पास, राइट। अब ए ने जो है गेहूं नहीं पहुंचाया उस डेट पर और उस टाइम पर, राइट। तो ए को और 200 किलो गेहूं पहुंचाना होगा बी के पास। तो हमें पता है, राइट, हमें ये चीज पता है कि अगर ए ने ये चीज नहीं की तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी पनिशमेंट क्या होगी, उसकी पेनल्टी क्या होगी। तो इसको कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, जहां पे हमें पहले से ही पता है कि भाई अगर मैंने अपनी ये ड्यूटी पूरी नहीं की तो इसका मुझे ये हर्जाना भरना पड़ेगा, मुझे ये चीज इसको देनी पड़ेगी अगर मैंने अपनी ये ड्यूटी पूरी नहीं की तो इसको कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, राइट। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होगा?
जहां पे हमें पहले से पता नहीं है कि हमें इस चीज की क्या पनिशमेंट मिलेगी या क्या पेनाल्टी मिलेगी। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में देखो, पार्टीज एक दूसरे को जानती तो है नहीं, पार्टीज एक दूसरे को जानती नहीं है, राइट। आप सड़क से चल रहे हो, अचानक से जो बिजली का तार है वो नीचे गिर जाता है और आपको एक सीरियस इंजरी हो जाती है, राइट। तो जो बिजली विभाग है वो पहले से तो आपको जानता नहीं था कि ये इंसान गुजरेगा तो इसके ऊपर हम इंटेंशनली तार गिरा देंगे। वो लोग पहले से आपको नहीं जानते थे, उन्होंने गलती की, उन्होंने सही से तारों को फिक्स नहीं किया, उन्होंने सही से वायर्स को फिक्स नहीं किया था, जिस वजह से आपको चोट पहुंची, राइट। तो वो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते थे। तो टॉर्ट में पार्टीज एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानती हैं, इसीलिए पहले से नहीं फिक्स्ड रहता है क्या डैमेज पे किया जाएगा, ठीक है। अगर ये नुकसान हुआ तो हमको कितना पे करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए कोर्ट डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंजरी और लॉस। कोर्ट डिसाइड करेगा कितनी इंजरी हुई, आपको कितना नुकसान हुआ है, उसके बेसिस पर आपको डैमेजेस मिलेंगे, उसके बेसिस पर आपको कंपनसेशन मिलेगा, जिसको कहते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, राइट। क्योंकि हमें पहले से पता नहीं है कि कितना नुकसान होने वाला है। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग बट एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट। यानी हर सिविल रॉन्ग को हम टॉर्ट नहीं कह सकते, लेकिन टॉर्ट खुद एक सिविल रॉन्ग है। तो यहां से यार बहुत चांसेस है कि आपको ये सेंटेंस दे दिया जाए और कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बहुत चांसेस है यार यहाँ पे। क्योंकि बाकी जो सिविल रॉन्ग्स है उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी आ जाता है, इसलिए सारे सिविल रॉन्ग्स टॉर्ट नहीं कहलाएंगे, राइट। टॉर्ट खुद एक सिविल रॉन्ग है, ये चीज तो सही है, लेकिन सारे सिविल रॉन्ग्स टॉर्ट है, ये चीज गलत है। क्योंकि बाकी सारे सिविल रॉन्ग्स में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ जाता है, ये भी सिविल रॉन्ग्स ही हैं, इसलिए सारे सिविल रॉन्ग्स को हम टॉर्ट में कवर नहीं कर सकते हैं। अब आपसे एक छोटी सी चीज मैं मांगूंगी, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं, ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस आगे आने वाले हैं, और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स क्या है टॉर्ट के? पहला है टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। अच्छा, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में आपको फर्क पता है क्या होता है? सिविल रॉन्ग जो होता है वहां पे इंडिविजुअल्स एक दूसरे पर केस करते हैं, ठीक है। मान लो आपने मुझे कुछ नुकसान पहुंचाया तो मैं खुद आप पर केस करूंगी। लेकिन क्रिमिनल रॉन्ग में जो स्टेट है वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करता है अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, ठीक है। मान लो किसी का रेप होता है, राइट, तो जिसका रेप हुआ है, जो विक्टिम है, वो केस नहीं करेगा, स्टेट जो है वो केस करेगा उस पर्सन पर जिसने ये क्राइम कमिट किया है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है, जब आप कोई क्राइम करते हो तो ऐसा माना जाता है कि वो क्राइम जो है इट्स अ रॉन्ग अगेंस्ट द होल सोसाइटी, आपने पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट वो क्राइम कमिट किया है, इसलिए स्टेट जो है वो आप पर केस करेगा, ना कि वो इंडिविजुअल जिसके अगेंस्ट आपने किया था, राइट। इसलिए क्रिमिनल और सिविल रॉन्ग में फर्क है, ये फर्क पता होना चाहिए। तो इसीलिए टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जहां पे आपको डैमेजेस मिलते हैं। अगर मैंने केस किया आप पर तो उसके बदले मुझे डैमेजेस मिलेंगे, मुझे जितना भी नुकसान हुआ है उसका। दूसरा एलिमेंट, अदर देन अ मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। टॉर्ट जो है वो एक तरीके का सिविल रॉन्ग है, ठीक है, माना सिविल रॉन्ग है, लेकिन वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में नहीं आता है। तो भाई कैसे पता करेंगे कि टॉर्ट इन दोनों में नहीं आ रहा है, वो एक्ट जो रॉन्ग हुआ है, जो सिविल रॉन्ग कमिट किया गया है, वो टॉर्ट है भी या नहीं है? तो पहले तो यार जो सिविल रॉन्ग कमिट हुआ है वो हम चेक करेंगे क्या वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है दोनों में ही तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो टॉर्ट है, राइट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, एक सिविल रॉन्ग टॉर्ट भी हो सकता है, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी हो सकता है, राइट। ऐसा भी हो सकता है। तो मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए ने जो है वो अपना घोड़ा बी को दिया कुछ दिन के लिए रखने के लिए, ए को कहीं बाहर जाना था, ठीक है। बी ने घोड़े का ध्यान नहीं रखा और घोड़ा एक तरीके से भूख से मर गया। तो यहां पे बी ने दो सिविल रॉन्ग्स कमिट किए हैं। एक, उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कमिट किया है, डिटेल में मत जाना क्या है, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा, नेग्लिजेंस, टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है। यहाँ पे बी जो था वो नेग्लिजेंट था, उसको घोड़े का ध्यान रखना था, उसने नहीं रखा, राइट। तो यहाँ पे दोनों चीजें आ रही है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहा है, टॉर्ट भी आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट है रेमेडीड बाय अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मैं पहले आपको समझा चुकी हूं। यहाँ पे पार्टीज एक दूसरे को जानती नहीं है, तो डैमेजेस बाद में कोर्ट ही असेस करता है को एक तरीके से केस को समझने के बाद कि आपको कितना नुकसान हुआ है, राइट। नुकसान होने के बाद उसकी भरपाई की जाती है, कैलकुलेट किया जाता है कितना लॉस हुआ है, और उसके बेसिस पर आपको डैमेजेस मिलते हैं, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं अब।
नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ मेट योर लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। एक्ट और ओमिशन, ठीक है, जहां पे अगर किसी पर्सन की ड्यूटी थी कि उसको ये एक्ट कमिट करना था, उसको ये चीज करनी थी, और अगर वो चीज नहीं करता है, वो ओमिट कर देता है उस एक्ट को, तब उसे हम कहेंगे वो टॉर्ट के लिए लायबल है। फॉर एग्जाम्पल, एक पब्लिक पार्क है, ठीक है, एक पब्लिक पार्क में बहुत जहरीला ट्री है एक जगह पे, ठीक है, बहुत जहरीला मशरूम है मान लो, और वहां पे फेंसिंग नहीं की गई है, उसके आसपास तारें नहीं लगाई गई हैं, ठीक है, लोहे की नहीं आती है वो, फेंसिंग नहीं की गई है, और जो छोटे बच्चे हैं उसमें से एक बच्चा जाके उस मशरूम को चख लेता है, चाट लेता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो ड्यूटी करनी थी उस अथॉरिटी को, उसने वो नहीं की, उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी कमिट किया, उसने उस एक्ट को ओमिट कर दिया जो एक्ट उसे करना था, राइट। तो यहां पे कहेंगे वो टॉर्ट के लिए लायबल है। ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ, कुछ ऐसी चीजें रहती है ना जो रीजनेबल पर्सन को पता है कि मुझे करनी ही करनी है, इससे मैं दूर नहीं भाग सकता, तो वो होती है ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय लॉ। अगर आप वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करोगे तब हम कोर्ट भी जा सकते हैं आपके खिलाफ, राइट। तो वो ड्यूटीज हमें पूरी करनी है, जैसे कि 10 बजे तक ही आप म्यूजिक बजा सकते हो, 10 बजे के बाद नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी है जो लॉ ने इम्पोज की है कि दूसरों की नींद मत डिस्टर्ब करो। इट्स अ फंडामेंटल राइट, राइट, आपको पता होगा ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्लीप। अगर 10 बजे के बाद म्यूजिक बजता है तो आप पुलिस को आराम से कॉल कर सकते हो, राइट। तो ये ड्यूटी है जो सामने वाले को भी पूरी करनी है, आपको भी पूरी करनी है, राइट। अब है हमारा लीगल डैमेज। भाई अगर नुकसान वाकई में ही हुआ है तभी मैं डैमेजेस क्लेम कर पाऊंगी, अगर नुकसान नहीं हुआ है, मुझे चोट नहीं पहुंची है, तो किसी भी तरीके का डैमेज नहीं मिलने वाला है। मेरा लीगल राइट वायलेट हुआ है और अगर ये चीज मैं साबित कर देती हूं तभी मुझे डैमेजेस मिलेंगे। और यहां पर पहला जो इंपॉर्टेंट मैक्सिम हमें दिख रहा है वो है इंजूरिया साइन डैमनो। इंजूरिया साइन डैमनो एक बहुत ही विचित्र चीज है। ये कहता है कि आपका लीगल राइट तो वायलेट हुआ है लेकिन बिना लॉस, डैमेज और एनी इंजरी, यानी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का लीगल राइट वायलेट भी कर दिया, लेकिन जिसका लीगल राइट वायलेट हुआ है उसको ना तो इंजरी पहुंची है, ना तो उसको लॉस हुआ है, ना तो किसी तरीके की नुकसान हुआ है, तो भाई फिर वो लीगल डैमेजेस कैसे क्लेम करेगा, राइट। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है ट्रेसपास, राइट। आपके लैंड पर लिखा हुआ था नो ट्रेसपासिंग, यानी बिना परमिशन के भाई मेरे लैंड में मत घुसना, लेकिन कोई घुस जाता है, कोई आ जाता है आपके घर पे, ठीक है, बिना परमिशन, तो इससे कोई लॉस तो नहीं हुआ लेकिन लीगल राइट वायलेट तो हुआ है। यहाँ पर कोई लॉस भले ही नहीं हुआ, कोई हार्म भले ही नहीं हुआ, कोई इंजरी भले ही नहीं हुई, लेकिन आपका लीगल राइट यहाँ पे वायलेट हुआ है। लैंडमार्क केसेस भी डिस्कस करूंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डैमनम साइन इंजूरिया मतलब डैमेज विदाउट इंजरी, यहां पे आपको डैमेज तो पहुंचा है, राइट, आपको चोट तो पहुंचे, नुकसान तो हुआ है, लेकिन आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरा लीगल राइट वायलेट ही नहीं हुआ तो मैं टॉर्ट के लिए एक्शन भी नहीं ले पाऊंगी, राइट, उसके अगेंस्ट भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि भाई मेरा लीगल राइट वायलेट ही नहीं हुआ है। इंजरी तो हुई है, चोट तो पहुंची है, लेकिन एक्शन नहीं ले सकते। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, मान लो मेरी एक दुकान थी, ठीक है, मान लो मेरे घर के नीचे मेरी एक दुकान थी। अब जो मेरा सामने वाला पड़ोसी है यार वो मेरे से बहुत जलता है, ठीक है, क्योंकि मेरी अच्छी खासी बिक्री हो रही है, तो उसने भी सेम वैसी ही दुकान अपने घर के नीचे खोल ली। तो अब यहाँ पे मेरा लीगल राइट तो वायलेट नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे कस्टमर्स थे वो तो उसकी दुकान पे जा रहे हैं, तो मुझे इंजरी तो पहुंची है, नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन यार मैं उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है, राइट। ये कह रहा है डैमनम साइन इंजूरिया। बस अब हम इंपॉर्टेंट केसेस देखने वाले हैं। अब केसेस में क्या इतने बड़े बड़े फैक्ट्स भी आपको लिखने होंगे जो इतनी बड़ी बड़ी कहानी लिखी होती है केसेस में? जी नहीं लिखनी है। आपको जो हेल्ड पोर्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जरूर लिख के आना। और केसेस के नाम भी याद नहीं होते, जैसे कि मेरे को केसेस के नाम अच्छे से याद नहीं होते, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे को स्टोरी याद है, केस की हेल्ड पोर्शन याद है, तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ए और बी एक्स वाई ऐसे करके, राइट। लेकिन कोशिश करना आपको केसेस याद हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल याद नहीं करना है, कोशिश करना है लैंडमार्क केसेस को याद करना है, इंपॉर्टेंट केसेस याद करने की कोशिश करना है, बाकी आलतू फालतू के केसेस हटा सकते हो। अब एक्ट और ओमिशन वाले पॉइंट में, ठीक है, यहाँ पे हम कौन सा केस साइट कर सकते हैं? ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस टेलर। वही जो मैंने बच्चों वाला एग्जाम्पल आपको नहीं दिया था कि एक पार्क रहता है, वहां पे एक जहरीला ट्री रहता है, तो जिस कॉर्पोरेशन की ड्यूटी थी उस पार्क को मेंटेन करने की, उसने फेंसिंग नहीं की उस ट्री के आसपास, जिसकी वजह से किसी बच्चे की डेथ हो जाती है उस ट्री को छूने की वजह से, राइट। वही केस है ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस टेलर का।
इंजूरियस साइन डैमनो का सबसे इंपॉर्टेंट केस है एशबी वर्सेस वाइट। बेसिकली एशबी वर्सेस वाइट के केस में ये हुआ था कि जो पर्सन वोट देने जा रहा था लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने उसको वोट नहीं देने दिया, तो उस पर्सन का ऐसा कुछ खास नुकसान नहीं हुआ वोट ना देने के कारण, लेकिन फिर भी उसे डैमेजेस मिले थे, राइट। फिर आता है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ JNK, ये भी केस तुम लिख सकते हो। देखो ये बेसिकली शॉर्ट आंसर में पूछे जाएंगे तो तुम 2 केसेस भी लिख देते हो तो काफी है। 2 एग्जाम्पल लिख लोगे अपने से क्योंकि इतना इजी है, राइट। 2 एग्जाम्पल अपने से लिख लोगे, 2 केसेस लिख लोगे, बढ़िया आंसर आप फॉर्म कर सकते हो। और लॉन्ग आंसर में मैक्सिमम 4 या 3 केसेस, उससे ज्यादा बेकार हो जाएगा, राइट। उससे ज्यादा केसेस लिखने की जरूरत नहीं है। लाइक करके प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। ओके, सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप क्या है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। देखो पहली बार ये अनकोडिफाइड लॉ है, कहीं भी सिस्टमैटिकली लिखा नहीं गया है, तो जाहिर सी बात है इसका स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा है। तो पहला उसमें पॉइंट है मेंसरिया। मेंसरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। जिसने भी क्राइम किया है उसका माइंड कहीं ना कहीं गिल्टी है। एक अपराधी मन को हम मेंसरिया कहते हैं। अब मेंसरिया जो है वो चीज टॉर्ट में एप्लीकेबल नहीं होती है, इतना समझ लो, ठीक है। बिकॉज टॉर्ट हमें डैमेजेस प्रोवाइड करता है। अगर मेरा कुछ नुकसान हुआ है तो आपकी इंटेंशन क्या थी वो क्राइम कमिट करते हुए, ये चीज मायने नहीं रखेगी। आपने क्राइम कर दिया, मुझे चोट पहुंची है उससे, मुझे कंपेंसेशन चाहिए, बस। तो टॉर्ट लॉ मुझे वो कंपेंसेशन दिला देगा। यहां पर मेंसरिया की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट इज मैलिस। मैलिस मीन्स एन इविल एक्ट। अब मैलिस जो है वो 2 तरह की होती है। पहली है मैलिस इन फैक्ट। मैलिस इन फैक्ट का मतलब है रॉन्ग डूइंग या इविल एक्ट या किसी को हार्म पहुंचाना। दूसरा है मैलिस इन लॉ। मैलिस इन लॉ का मतलब है आपने किसी को इंटेंशनली चोट पहुंचाई और उसका कोई रीजन भी नहीं था। जानबूझकर किसी को तंग करना, किसी को चोट पहुंचाना विदाउट एनी कॉज। कोई भी एक्ट जो कि इलीगल है उसको हम कहेंगे मैलफीजेंस। मैलफीजेंस एक बहुत ज्यादा वाइड टर्म है। लीगली, मोरली जो भी आपने गलत काम किए हैं वो मैलफीजेंस में कवर हो जाएंगे। अब मैलफीजेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक पुलिस ऑफिसर है जो कि ड्यूटी कर रहा होता है, ठीक है, और उसका लंच टाइम होने वाला होता है, उसके खाना खाने जाना होता है, लेकिन अभी लंच टाइम होने में 20 मिनट बाकी रहते हैं। वहीं पे बगल में एक तालाब रहता है जहाँ पे एक बच्चा डूब रहा रहता है। पुलिस वाला देखता है उसको कि बच्चा डूब रहा है, लेकिन वो जाता नहीं उसको बचाने। क्यों? क्योंकि लंच होने में सिर्फ 20 मिनट थे और ज्यादा टाइम चला जाता अगर वो बचाने जाता उसे, तो राइट वो नहीं बचाता है उसे, और कुछ टाइम बाद उस बच्चे की डेथ हो जाती है। तो उस पुलिस ऑफिसर ने मैलफीजेंस कमिट किया है। उसका ये जो एक्ट था ये मैलफीजेंस में कवर हो जाएगा। किसी लॉफुल एक्ट को सही ढंग से ना करना मिसफीजेंस कहलाता है। ध्यान से शब्द को समझो, इसमें है मिसफीजेंस। यू आर मिसिंग समथिंग, और आपके इस मिस करने की वजह से वो चीज इलीगल बन जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल, एक जो डॉक्टर है उसको एक सर्जरी परफॉर्म करनी है किसी पर्सन के ऊपर, राइट। वो सर्जरी जो है वो एक लॉफुल एक्ट है, राइट। सर्जरी करना एक लॉफुल एक्ट है, आपसे पेपर्स भी साइन कराए जाते हैं, तो वो सर्जरी करता है, लेकिन उससे ये भूल हो जाती है कि वो जो कैंची है वो उसके पेट में ही छोड़ देता है। तो ये जो एक्ट है ये लॉफुल था, लेकिन ये पेट में कैंची भूल जाना ये एक लॉफुल एक्ट को इम्प्रॉपर बना देता है, राइट। एंड दस ये चीज कवर हो जाएगी मिसफीजेंस में। कोई ऐसा एक्ट जो करना बहुत ज्यादा जरूरी था और आप उसे ओमिट कर देते हो, नहीं करते हो, तो वो कहलाएगा नॉन फीजेंस। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बहन जो है वो हॉस्पिटल में बीमार है, ठीक है, वो एडमिटेड है, और मेरी गाड़ी जो है वो खराब है, मुझे परसों हॉस्पिटल के लिए निकलना है। मैंने आपसे गाड़ी मांगी, आप मेरे फ्रेंड है, आपने कहा कि हाँ हाँ मैं गाड़ी जरूर दे दूंगा, बट आपने गाड़ी नहीं थी। आपकी ड्यूटी थी मुझे गाड़ी देना, लेकिन आपने नहीं दी इंटेंशनली, ताकि मुझे नुकसान हो, मैं पहुंच ना पाऊं हॉस्पिटल, राइट। तो ये जो आपका एक्ट है ये नॉन फीजेंस में कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, मैलफीजेंस, मिसफीजेंस और नॉन फीजेंस के बीच में आपसे एक तरीके से डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो ये प्लीज पढ़ लीजिएगा। अगर आप नेग्लिजेंट हो किसी एक्ट को परफॉर्म करने में तो वो फॉल्ट कहलाएगा। फॉल्ट एंड नो फॉल्ट लायबिलिटी को हम आगे समझेंगे। अब हम समझने वाले हैं नेचर क्या है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। नेचर को समझने के लिए अलग अलग चीजों में हमें डिफरेंस करना होगा। टॉर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस है, टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, एटसेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ सीरियसनेस देखें तो जो टॉर्ट है उसमें इतने सीरियस चीजें इंक्लूड नहीं होती, इतने सीरियस रॉन्ग्स इंक्लूड नहीं होते, लेकिन क्राइम एक सीरियस रॉन्ग को माना जाता है। टॉर्ट को हम एक प्राइवेट रॉन्ग मानते हैं। क्यों प्राइवेट रॉन्ग मानते हैं? क्योंकि वो पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है। लेकिन क्राइम को हम एक पब्लिक रॉन्ग मानते हैं। क्यों? क्योंकि क्राइम की वजह से पूरी सोसाइटी अफेक्ट होती है, राइट।
अब अगर आपने टॉर्ट कमिट किया तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने क्राइम कमिट किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो पार्टीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स खुद ही डिसाइड करती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा हो गया तो क्या मिलेगा, अगर नहीं पूरा हुआ, ब्रीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, तो क्या कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। लेकिन टॉर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना तो पार्टीज एक दूसरे को जानती हैं, ना समझती हैं, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स रहते हैं। इसीलिए अगर किसी ने टॉर्ट कमिट किया तो कंपनसेशन कोर्ट डिसाइड करता है, लेकिन अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कंपनसेशन पार्टीज ही आपस में डिसाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपके लैंड पर बिना आपकी परमिशन के नहीं आ सकती हूँ, और ये ड्यूटी मुझ पर लॉ ही इम्पोज करता है। फिर मेरी ड्यूटी थी कि 100 किलो गुआवा मुझे आपको पहुंचाना है इस पर्टिकुलर डेट पर, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने वॉलेंट्री लिया ना, ये ड्यूटी तो मैंने वॉलेंट्री ली है ना, खुद ही साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे लॉ नहीं आएगा। अगर नहीं पूरा हो पाता है कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे आपको कंपनसेशन देने पड़ेंगे। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में हैं, ठीक है, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, सिर्फ वही एक दूसरे की तरफ लायबल होंगी। किसी थर्ड पर्सन की तरफ जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है उसकी तरफ उनकी कोई भी ड्यूटी नहीं होगी। सो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता है। डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन के केस में क्या हुआ था, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं किसी ड्रिंक के, ठीक है, जो किसी तरीके की ड्रिंक बना रहे हैं, वाइन बना रहे हैं, उसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी ड्यूटी है कि उनका प्रोडक्ट जितने भी कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं वो सब लोग सेफ रहें, उनको सही प्रोडक्ट मिले, ये उनकी ड्यूटी है। टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक सिमिलैरिटी भी है। अगर किसी ने टॉर्ट कमिट किया तब भी उसको डैमेजेस पे करने होंगे, किसी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिट किया तब भी उसको डैमेजेस पे करने होंगे। अब टॉर्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है? देखो, जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रहता है वहां पे जो डैमेजेस मिलते हैं आपको वो लिक्विडेटेड रहते हैं, यानी वो डैमेजेस काउंटेबल हैं, ठीक है, उन्हें काउंट करके आपको दिया जा सकता है। वहीं टॉर्ट के केसेस में जो डैमेजेस आपको मिलते हैं वो अनलिक्विडेटेड मिलते हैं। वहीं पे अगर ओरिजिन की बात करें, जो लॉ ऑफ ट्रस्ट है वो एक तरीके से लॉ ऑफ प्रॉपर्टी से ही निकल कर आया है, और जो टॉर्ट है वो कॉमन लॉ से निकल कर आया है। अब टॉर्ट और कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है? पहले तो हमें कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझना होगा। कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे एक्चुअल में दो पर्सन्स के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन दूसरे पर्सन को कुछ हार्म पहुंची है, उसका कुछ नुकसान हुआ है, इसलिए लॉ अज्यूम कर लेगा कि उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था और उस दूसरे पर्सन को, इस वाले पर्सन को डैमेज पे करने पड़ेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मेरी एक शॉप होती है, ठीक है, आप उस शॉप पे कुछ सामान लेने आते हैं, लेकिन आप भूल से कुछ और सामान भी उठा लेते हैं जिसकी बिलिंग आप नहीं कराते हैं, ठीक है। आप मेरी शॉप पे आए, आपने कुछ सामान उठाए, भूल से आपने कुछ और सामान भी उठा लिया, सोचा कि मेरा ही है तो मैं उठा कर ले जाता हूं, ठीक है, लेकिन उसकी आपने बिलिंग नहीं कराई। आप घर पहुंचे, आपने जिस सामान की बिलिंग नहीं कराई थी उसको अपना समझकर आपने यूज भी कर लिया, तो भाई आपने पैसे भी नहीं दिए, सामान भी आपने यूज कर लिया, तो यहाँ पे नुकसान किसका हुआ? जिसकी शॉप है उसका नुकसान हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था उस सामान को लेके पर्टिकुलरली, लेकिन मुझे नुकसान हुआ है और आपको एक अनड्यू एडवांटेज मिला है, ठीक है, एक अनजस्ट बेनिफिट मिला है, देखो वहां लिखा भी है। तो आपको ये जो अनजस्ट बेनिफिट मिला है इसके लिए मैं डैमेजेस आपसे लूंगी, इसलिए लॉ अज्यूम करेगा कि हम दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। ये अज्यूम करते हुए लॉ आपको एक तरीके से बोलेगा कि तुम मुस्कान को डैमेजेस दो, राइट। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट का, राइट। आप और मैं दोस्त है, हमारा एक कॉमन फ्रेंड है और उससे हम दोनों ने ही 100 रुपए उधार लिए थे, ठीक है। आपको पता था कि चलो हम दोनों ने 100 रुपए उधार दिए, इसलिए आपने सोचा कि मैं ही इसको पे कर देती हूँ, जो तीसरा वाला पर्सन है जिससे हम लोग लिए थे, आपने सोचा कि मैं इसको 100 रुपए पे कर देती हूँ, मुस्कान को बाद में बता दूंगी। आप मुझे बताना भूल गए कि मैंने यार उसको 100 रुपए दे दिए, तुम मत देना, मुझे ये बात पता नहीं थी, मैंने भी उसको जाके 100 रुपए दे दिए। तो अब जो तीसरा पर्सन है उसकी ड्यूटी है कि वो 100 रुपए मुझे वापस करेगा, राइट। वो 100 रुपए जो उसने एक्स्ट्रा ले लिए हैं मुझसे बिना बताए, वो अब उसे मुझसे वापस करने होंगे, क्योंकि जो उधार था वो तो आपने दे दिया। तो ये हो जाएगा कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट। अब टॉर्ट और कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट में कॉमन चीज क्या है? दोनों में जो ड्यूटी है वो लॉ इम्पोज करता है, ठीक है। जो सामने वाले को डैमेज पे करने की ड्यूटी है ये लॉ ही इम्पोज करता है, कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी और टॉर्ट में भी।
क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में एक तरीके से जो लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं वो आपको मनी के फॉर्म में ही मिलते हैं, पैसे से ही आप उसको कंपेंसेट कर सकते हो, बट टॉर्ट में आपको और रेमेडीज भी देखने को मिल जाएंगे। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटी है आपकी एक पर्टिकुलर पर्सन के टुवर्ड्स रहेगी, एक पर्टिकुलर इंसान के टुवर्ड्स रहेगी, बट टॉर्ट में जनरली किसी के भी टुवर्ड्स आपकी ड्यूटी हो सकती है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं फॉल्ट एंड नो फॉल्ट लायबिलिटी का। असॉल्ट, बैटरी, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, कॉन्स्पिरेसी एक्सेट्रा जैसे जो टॉर्ट्स रहते हैं वहां पर किसी पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड कैसा था ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी हम उसका एक तरीके से लायबिलिटी पता कर पाएंगे। ये होती है आपकी फॉल्ट लायबिलिटी। कभी कभी हम इस बेसिस पे जज करते हैं कि जिसने क्राइम कमिट किया, जिसने कमिट किया है, उसका स्टेट ऑफ माइंड किसी रीजनेबल पर्सन से मिलता था। अगर रीजनेबल पर्सन की तरह बिहेव कर रहा था तब तो बात नहीं है, लेकिन अगर रीजनेबल पर्सन के बियॉन्ड जाकर वो बिहेव कर रहा था तब एक तरीके से उसको लायबल किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर सिनेरियो ले लेते हैं, कहीं पे आग लग गई है, तो ये ड्यूटी है ना कि आग लग गई है तो उसको बुझाया जाए पानी से, लेकिन वो पर्सन नॉर्मली खड़ा हुआ देख रहा है, आराम से हंस रहा है, तो यहाँ पर तो फिर उसकी जो पिक्चर है हमारे माइंड में कुछ और ही बनेगी, ठीक है, तो उसको टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस के लिए लायबल किया जा सकता है। तो ऐसे अलग अलग चीजों में स्टेट ऑफ माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है फॉल्ट लायबिलिटी में। फॉर एग्जाम्पल किसी के घोड़े खड़े हुए हैं, अब ये भी हो सकता है कि आपका फॉल्ट ना हो, ऐसे भी काफी सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपका फॉल्ट ना हो, आप कंप्लीटली सही स्टेट ऑफ माइंड पे हो। तो आपके समझ लोग घोड़े खड़े हुए हैं सड़क पे, ठीक है, वो अचानक से उनको कुछ होता है, किसी को जाके इंजर कर देते हैं, तो ये तो इनएविटेबल है ना, जानवर है, उसका बिहेवियर कैसा वो हमें कैसे पता, ठीक है, भले ही आप उसके मालिक हो, तो किसी को अगर इंजर कर देता है तो यहाँ पे आपका फॉल्ट नहीं होगा। यही हुआ था होम्स वर्सेस मेदर के केस में। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे आपका फॉल्ट नहीं होता है, ठीक है, ऐसा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई डूब रहा था, ठीक है, मान लो कोई डूब रहा था, उसने सुसाइड करने की कोशिश की और अब वो डूब रहा था, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई उसने सुसाइड करने की कोशिश किया? आप तो दौड़ोगे उसको बचाने के लिए, आपने जबरदस्ती उसको बचा लिया, पानी से निकाल लिया, तो ये तो नेसेसिटी थी ना, ये तो एक तरीके की नेसेसिटी थी कि मुझे उसको बचाना ही पड़ा। मान लो ऐसे कोई शिप है जो डूबने वाला है, तो आपने सारा सामान शिप का उठा के पानी में फेंक दिया, तो यहाँ पे तो आपने सही चीज की, ये तो जरूरी था, नहीं तो पूरा सामान भी खराब हो जाता और भी बहुत सारी चीजें डैमेज हो सकती थी। तो यहाँ पे आप नेसेसिटी प्लीड कर सकते हो कि ये सारे एक्ट्स करने में आपने कुछ सही किया, आपकी इंटेंशन सही थी ये सब जो आपने किया, राइट? तो ये भी एक सिनेरियो होता है। बेसिकली फॉल्ट लायबिलिटी में आपको ये प्रूव करना होगा कि जो उसका कंडक्ट था पर्सन का वो नेग्लिजेंट था, ठीक है, उसने जानबूझ के ये सारी चीजें की हैं। The person has intentionally committed tort. बेसिकली स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को ही हम नो फॉल्ट लायबिलिटी भी कहते हैं। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है समझो, यहाँ पे आपने कितनी भी कोशिश की, कितने भी एफर्ट्स डाले कि ये चीज ना हो, कुछ जो गलत हो रहा है वो चीज ना हो पाए, उसके लिए पूरे एफर्ट्स कर रही हूँ, स्टिल आपका ही फॉल्ट माना जाएगा। भले ही आपने इंटेंशनली कुछ नहीं किया, आपने पूरी कोशिश की कि सब कुछ सही हो जाए, फिर भी जो लॉ है वो आपसे ही कंपनसेशन डिमांड करेगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो रूल है वो हमें रायलेंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस में देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है जो भी पर्सन कुछ हजार्डस सब्सटेंस अपनी प्रेमाइसेस में रखता है, जो भी पर्सन कुछ डेंजरस चीज अपने प्रेमाइसेस में रखता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेंजरस चीज उसकी प्रेमाइसेस को एस्केप न करके किसी दूसरे की प्रेमाइसेस में एंटर ना करे, वो डेंजरस चीज किसी और को हार्म ना करे, ये उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसने वो चीज अपनी प्रेमाइसेस में रखी है। अगर वो चीज आपके प्रेमाइसेस से एस्केप कर गई तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये पूरी तरीके से आपके सर पे होगा कि आपको एक्सप्लेन करना है कि आपको क्यों लायबल नहीं ठहराया जाए, और 100% 99% केसेस में आपको ही लायबल ठहराया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल अप्लाई हो जाता है। जो भी केसेस दे रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इनको पढ़ के जाइएगा। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही सही है। ये जो आप पढ़ रहे हो इसको लॉ ऑफ टॉर्ट कहेंगे या लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहेंगे, ये हमें समझना है। सामंड एंड विनफील्ड, इन दो लोगों का नाम याद रखना, ये दोनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सामंड का कहना था ये लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं, ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है, और विनफील्ड का कहना था नहीं, ये लॉ ऑफ टॉर्ट होता है। तो क्यों सामंड ने कहा कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है वो अब हम समझने वाले हैं। सामंड ने हमें दी पिजन होल थ्योरी, ठीक है। इस पिजन होल थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस भी पर्सन को
ठीक है, जिस भी पर्सन को टॉर्ट के लिए डैमेजेस चाहिए, उसका जो टॉर्ट है, ठीक है, जो टॉर्ट उसके अगेंस्ट किया गया है, वो टॉर्ट एक तरीके से पिजन होल में फिट होना चाहिए। मतलब कुछ कैटेगरीज दे दी हैं टॉर्ट की, ठीक है, कि इतनी कैटेगरीज के ही टॉर्ट होते हैं, इसके सिवा कोई टॉर्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। बट ऐसा रियल लाइफ में तो नहीं होता है, राइट। बहुत तरीके के टॉर्ट होते हैं, बहुत तरीके के टॉर्ट एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो जो टॉर्ट की कैटेगरी में आपका टॉर्ट फिट बैठ रहा है तभी आपको डैमेज मिलेगा, उसके बाहर आपको कोई डैमेज नहीं मिलने वाला, ठीक है। असॉल्ट, बैटरी, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, ये इतने ही तरीके के टॉर्ट होते हैं। अगर इसमें से कुछ आपके साथ हुआ है तो आओ डैमेज देंगे, आपको डैमेज मिल पाएगा, और नहीं तो डैमेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अगर टॉर्ट एक पिजन होल में फिट हो रहा है तभी आपको उसके लिए डैमेज मिलने वाला है, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। इसको कहते हैं पिजन होल थ्योरी। पिजन होल थ्योरी बेसिकली समझाने के लिए हमें दिया गया है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि अगर एक टॉर्ट आपका एक पिजन होल में आ रहा है, इतने सारे पिजन होल हैं, उसमें अलग अलग टॉर्ट दिए हुए हैं, अगर एक पिजन होल में आपका टॉर्ट फिट बैठ रहा है तभी आपको हम डैमेज देंगे, उसके बाहर कोई भी टॉर्ट है तो हम डैमेज नहीं देने वाले, क्योंकि हम वो टॉर्ट्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज के टॉर्ट्स होते हैं, सिर्फ हम उन्हीं को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। वहीं विनफील्ड का कहना था कि ऐसा नहीं है, टॉर्ट तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, लोगों का नेचर बदल रहा है, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे यार अलग अलग चीजें, अलग अलग क्राइम्स भी इवॉल्व होते हैं, लोग इवॉल्व होते हैं, उनकी थिंकिंग, उनकी मेंटालिटी इवॉल्व होती है, और इसी तरीके से क्राइम भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो आप कोई कैटेगरी कैसे दे सकते हो कि इतनी कैटेगरी के ही होते हैं टॉर्ट। इसीलिए उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ टॉर्ट रखो, ताकि अलग अलग टॉर्ट जो कमिट होंगे लोगों के अगेंस्ट हम उनको भी इंट्रोड्यूस कर सकें लॉ में, एक तरीके से लॉ हमारा इवॉल्व होता रहेगा, राइट। तो ये कहा विनफील्ड ने। तो इन दोनों की बुक का भी नाम ऐसा ही है, सामंट की बुक का नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट्स और विनफील्ड की बुक का नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट। अब रायलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस में जो जिस तरीके का टॉर्ट हमारे सामने निकल कर आया वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कहीं भी कवर नहीं होता था, ठीक है। जो भी टॉर्ट्स की कैटेगरीज दी हुई थी उनमें कहीं भी कवर नहीं होता था, तो यहाँ पे तो सामने वाले को इंसाफ ही नहीं मिलता, ठीक है। इसीलिए लॉ ऑफ टॉर्ट का एग्जिस्ट करना जरूरी हो गया कि हम नई कैटेगरीज को भी कवर कर सकें। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि सामंट की जो थ्योरी एक तरीके से नैरो है और विनफील्ड की जो थ्योरी है काफी ब्रॉड है। कुछ बेसिक मैक्सिम्स को हम समझने वाले हैं जो काफी जरूरी हैं। ओबी जस एबी रेमेडियम, इसका सीधा सा मतलब है जहां भी कुछ रॉन्ग कमिट हुआ है उसके लिए कुछ ना कुछ रेमेडी जरूर होगा। ये उसी जगह अप्लाई होगा जहां पे पहले से कोई राइट एग्जिस्ट करता हो और वो राइट जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ भी रिकॉग्नाइज करते हो, और ये उस जगह यूज किया जाता है, उस जगह अप्लाई किया जाता है जहां किसी पर्सन को सफिशिएंट रिलीफ नहीं मिलता है कोर्ट से। सेकंड मैक्सिम है इंजूरिया साइन डैमनो। इंजूरिया साइन डैमनो का मतलब है इंजरी तो हुई है, नुकसान तो हुआ है, लेकिन बिना हार्म के, बिना किसी लॉस के आपको इंजरी पहुंचाई गई है। इंजूरिया साइन डैमनो में हम वो टॉर्ट कवर कर सकते हैं जिसको देखते ही, केस को देखते ही पता चल जाए भाई इंजरी प्रूव करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो देख कर ही पता चल रहा है यहाँ पे टॉर्ट हुआ है। जैसे कि ट्रेसपास, ठीक है, हमने बाहर बोर्ड लगा के रखा था ट्रेसपासर्स विल बी पनिश्ड, आप फिर भी चले आए घर के अंदर बिना परमिशन लिए, तो यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है कि इंजरी हुई है, राइट। तो यहाँ पे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, तो हम इसको इस मैक्सिम में कवर कर सकते हैं। तो इंजूरिया साइन डैमनो में आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है, बाकी तो इंजरी पहुंची है वो तो साफ साफ दिख ही रहा है, सिर्फ आपको इतना बताना होगा कि हाँ मेरा लीगल राइट वायलेट किया गया है। इंजूरिया साइन डैमनो का एक बहुत ही लैंडमार्क केस है जिसको कहते हैं एशबी वर्सेस वाइट। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो एक पर्सन था वो वोट देने जा रहा था, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने उसको वोट देने नहीं दिया, तो अब उसको जिसको वोट नहीं देने दिया, फिर भी जिसको वो वोट देने जा रहा था वो कैंडिडेट तो जीत गया, ठीक है। जिसको वो पर्सन वोट देना चाहता था वो कैंडिडेट फिर भी जीत गया इसके बिना वोट दिए। तो अब इस पर्सन को क्या नुकसान हुआ, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ, राइट, लेकिन उसका लीगल राइट वायलेट हुआ। वो एक क्वालिफाइड वोटर था, स्टिल उसका लीगल राइट यहाँ पे वायलेट किया गया है, और उसका लीगल राइट वायलेट हुआ था इसलिए उसको डैमेजेस भी मिले। नेक्स्ट है डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम साइन इंजूरिया बिल्कुल उल्टा है इंजूरिया साइन डैमनो का, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है डैमनम साइन इंजूरिया में, यहाँ पर आपको डैमेज तो पहुंचा है, ठीक है, आपका नुकसान तो हुआ है, लेकिन आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। प्लीज इन 3 मैक्सिम्स को अच्छे से पढ़कर जाना, प्लीज पढ़कर जाना, क्योंकि इनमें अक्सर डिफरेंस पूछ लिया जाता है। अब भाई टॉर्ट में तो यही होता है, जब तक लीगल राइट वायलेट नहीं होगा कोई डैमेज नहीं मिलेगा, लीगल राइट वायलेट होगा तभी तो कोई डैमेज मिलेगा ना। अब इसमें एक लैंडमार्क केस है डैमनम साइन इंजूरिया का, ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। अब इस केस में समझो क्या हुआ, ए और बी होते हैं, ठीक है, ए ने एक स्कूल ओपन किया,
ठीक है। ए ने स्कूल ओपन किया, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, और फिर उसके जस्ट सामने, उसका ये स्कूल है, उसके जस्ट सामने बी ने भी स्कूल ओपन कर लिया। अब बी ने क्या किया, अपने स्कूल की जो फीस है वो कम कर दी, ए के मुकाबले अपने स्कूल की फीस कम कर दी। तो जो स्टूडेंट्स ए के स्कूल में पढ़ रहे थे वो निकल कर बी के स्कूल में जाने लगे कि वहां तो फीस कम है, राइट। अब ये सब देखकर ए को अपनी फीस और रिड्यूस करनी पड़ी, जिसकी वजह से ए को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और इस वजह से उसने केस कर दिया बी पर। लेकिन यहाँ पर ए का कौन सा लीगल राइट वायलेट हो रहा है, राइट। कोर्ट ने भी यही ऐसे पूछा, तुम्हारा कौन सा लीगल राइट यहाँ वायलेट हो रहा है। तो तुम्हें कोई भी, एक तरीके से तुम्हारा कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, इस वजह से तुम्हें कोई भी डैमेज यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। हम अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, वो है जनरल डिफेंसेस। अब प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट कुछ केस करेगा तो भाई डिफेंडेंट खुद को बचाने की भी कोशिश करेगा, किसी चीज़ों का सहारा लेगा ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। तो उन किन चीज़ों का सहारा लेने वाला है वो चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है वॉलंटायर नॉन फिट इंजूरिया। यहाँ पे वो वाली कहावत फिट बैठेगी, आ बैल मुझे मार। जब आपने खुद किसी पर्सन को कंसेंट दिया है कि हाँ जो भी होने वाला है इस एक्टिविटी से, जो भी हार्म पहुंचने वाली है मेरे ऊपर इस एक्टिविटी से, उस सब के लिए मैं तैयार हूं। मैं कंसेंट देती हूं कि ये एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त मुझे जो भी चोटें लगेंगी, जो भी दर्द होगा, वो मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं इन सब के लिए कंसेंट देती हूं। तो जब आपने कंसेंट दे दिया कि हाँ आप पर जो भी हार्म होगा वो आपकी जिम्मेदारी होगी, तो बाद में आप उस पर्सन के ऊपर केस नहीं कर सकते हो कि इस वजह से मुझे चोट लगी है, इस आदमी की वजह से मुझे चोट लगी है। ये बाद में आप उस पर केस नहीं कर सकते, और वो पर्सन वॉलंटायर नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस ले सकता है। यानी वॉलंटरीली आपने हाँ कही थी कि हाँ मुझे मारो, मैं इसकी जिम्मेदार खुद हूं, इस एक्टिविटी की वजह से जो भी हार्म पहुंची उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं, राइट। यू वॉलंटरीली सेड यस फॉर दैट एक्टिविटी। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनका ध्यान रखना है यहाँ पे। कंसेंट मस्ट बी फ्री, ठीक है। आपको एक तरीके से सर्कस में आग लगा के दौड़ाया जा रहा है, तो अब ऐसा नहीं कि सर पे बंदूक रख दी गई और बोला गया कि नहीं ये एक्टिविटी परफॉर्म करो, कंसेंट दो अपना। ऐसे नहीं कंसेंट होना चाहिए, वो पर्सन खुद तैयार हो, राइट, अपनी मर्जी से आगे आए कि हाँ मुझे ये चीज करनी है और इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं। मेयर नॉलेज डज नॉट इंप्लाई असेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे घर आए, ठीक है, मेरे पास एक हॉर्स था, मैंने बोला कि ये हॉर्स चलाना पसंद करोगे, आपने कहा कि हाँ चलाना पसंद करेंगे। तो हमने बोला यार थोड़ी कमी है इस हॉर्स में, तो ध्यान से थोड़ा चलाना। आपने बोला अरे हम देख लेंगे, हम बहुत बड़े हॉर्स राइडर है, हमें सब कुछ पता है, ठीक है। आपने जबरदस्ती हॉर्स पे तो बैठ गए, कंसेंट आपने दे दिया। लेकिन यहाँ पे आपको मेयर नॉलेज थी, ज्यादा आपको पता नहीं था कि वो हॉर्स में कुछ कमियां क्या, वो तो हॉर्स पूरी तरीके से पागल था, मैंने तो ये चीज आपको बताई नहीं। अब आपको हॉर्स पता नहीं ले जाता है कहीं पे और जाके गिरा देता है और बुरी तरीके से आप घायल हो जाते हो। तो अब जब यहाँ पर आप मेरे ऊपर केस करोगे तो मैं इस चीज का डिफेंस नहीं ले पाऊंगी वॉलंटायर नॉन फिट इंजूरिया का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको सही से नॉलेज नहीं दी थी उस हॉर्स के बारे में। मैंने कहा था कुछ कमियां हैं, कुछ कमियां क्या, राइट, वो पूरी तरीके से मैंने आपको नहीं बताया था, तो यहां पर इस चीज का डिफेंस नहीं ले पाऊंगी। आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करने वाले हो, और तब जाके आप उस चीज के लिए अपना कंसेंट दोगे। जब प्लेंटिफ कुछ रिस्क लेने की बात करता है कि हाँ मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूं, तो ऐसा नहीं कि डिफेंडेंट एकदम हाथ खड़े कर देगा कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं, एटलीस्ट एज अ रीजनेबल पर्सन आपको नेग्लिजेंट नहीं होना है। एज अ रीजनेबल पर्सन आपकी ड्यूटी है कि जो आपको करना है आप वो करो, राइट। अगर वहां पे आप अपनी जो रीजनेबल ड्यूटीज पूरी नहीं कर रहे हो, वहां पर नेग्लिजेंट हो, तो इस चीज का डिफेंस आप नहीं ले पाओगे, राइट। अगेन ये सारे केसेस आपकी बुक में दिए हुए, मैं आर.के. बांगिया को रेफर कर रही हूँ, आप भी वो रेफर कर सकते हो, नहीं तो नेट पर तो डेफिनेटली ये सारे केसेस आपको मिल जाएंगे। बस थोड़ा बहुत समरी की तरह रीड करना है इन्हें। 2 केसेस लिखना एक बड़े आंसर में मैक्सिमम होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 केसेस तक जा सकते हो, उसके ज्यादा खींचोगे तो बेकार हो जाएगा आंसर, ठीक है। वर्ड लिमिट का भी आपको ध्यान रखना होता है। वॉलंटायर नॉन फिट इंजूरिया की कुछ लिमिटेशंस है, कुछ एक्सेप्शंस है, वो हम समझने वाले हैं। मतलब ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर जो डिफेंडेंट है वो वॉलंटायर नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं ले सकता है, वो केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है रेस्क्यू केसेस। सड़क पर कुछ हॉर्सेस खड़े रहते हैं, एक शैतान सा बच्चा रहता है, वो उन हॉर्सेस की तरफ बार बार पत्थर मार रहा होता है,
10 वो हॉर्सेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक तरीके से भागने लगते हैं इधर उधर। वहां पे एक वुमन खड़ी रहती है जो कि प्रेग्नेंट रहती है, राइट। अगर उसको मार देंगे तो जाहिर सी बात है उसको बहुत ज्यादा इंजरी पहुंचेगी। तो सामने एक पुलिस वाला रहता है, वो दौड़ कर आता है, ठीक है, और हॉर्सेस को रोकता है। अब हॉर्सेस को रोकता है तो उसको बहुत ज्यादा इंजरीज पहुंचती है, पर्सनल इंजरीज पहुंचती है। तो जो हॉर्स के मालिक रहते हैं, ठीक है, जो डिफेंडेंट्स रहते हैं, अब वो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं ले पाएंगे कि हाँ भाई पुलिस वाला तो खुद ही आया बीच में, घोड़े तो अपना दौड़ रहे थे, क्या जरूरत थी उसको बीच में आने की। तो यहां ये डिफेंस नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि जो एक तरीके से पुलिस वाला सामने आया वो प्रेग्नेंट वुमेन को बचाने आया, राइट, ताकि उसको चोट न लग जाए। तो एक रेस्क्यू केस है, ठीक है, वो उसको बचाने आया था। तो यहां पर ये डिफेंस घोड़े के जो मालिक हैं वो नहीं ले पाएंगे। ये जो केस मैंने आपको बताया ये था हेन्स वर्सेस हार्डवुड का केस, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट 1977। अब यहां पर क्या होता है, जो पर्सन है अगर उस पर्सन की वजह से, उसकी एक तरीके से नेग्लिजेंस की वजह से कोई लायबिलिटी अराइज हो रही है तो उस लायबिलिटी से वो दूर नहीं भाग सकता है, ठीक है, उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट से, उसको हटा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, ठीक है, उसकी एक तरीके से बेवकूफ़ी की वजह से वो लायबिलिटी अराइज हुई है। एंड दस वो यहाँ पर वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का एक्सेप्शन भी अवेल नहीं कर सकता है, डिफेंस भी अवेल नहीं कर सकता है। हमारा सेकंड जनरल डिफेंस है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। अब इसको समझते हैं। देखो एक ब्रिज है, ठीक है, वो ब्रिज नई नई कंस्ट्रक्ट हुई है। अब वहां पर लेकिन ब्रिज पर एक नोटिस दी हुई है कि आप ओवरलोडेड ट्रक, ठीक है, एक पर्टिकुलर केजी का वेट दे दिया गया कि इससे ज्यादा वेट इस ब्रिज से नहीं गुजरना चाहिए। अब जो प्लेंटिफ महाशय हैं वो क्या करते हैं कि अपना ओवरलोडेड ट्रक, ठीक है, जिसमें गन्ने भरे हुए हैं, उस ट्रक को उस ब्रिज से पास करते हैं। अब उस ब्रिज से पास करते हैं उस ट्रक को और वो ब्रिज टूट जाता है, ठीक है, जिससे कि प्लेंटिफ को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। प्लेंटिफ जो है वो एक्शन लेता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट कि इन्होंने एक ऐसा ब्रिज बनाया था जिसकी वजह से मुझे इतना भारी नुकसान झेलना पड़ा और मेरा ट्रक भी चला गया, सामान भी चला गया और बहुत ज्यादा मुझे नुकसान हुआ। तो डिफेंडेंट ने कहा कि सर आपने नोटिस नहीं पढ़ी क्या थी, ठीक है, वहां पे एक वार्निंग लिखी थी कि इससे ज्यादा वेट इस ब्रिज से नहीं गुजरना चाहिए और आपका जो ट्रक था उसका वेट बहुत ज्यादा था, ओवरलोडेड था, इस वजह से आपको नुकसान हो गया। तो यहाँ पे गलत कौन था? प्लेंटिफ था, राइट। प्लेंटिफ वाज द रॉन्ग डूअर, तो उसको यहां पर कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलने वाला है, राइट। 10 डिफेंडेंट बच गया। वहीं अगर दूसरा सिनेरियो लेते हैं जहां पर डिफेंडेंट ने वाकई में ब्रिज बहुत घटिया बनाया था, बहुत गंदे मटेरियल का इस्तेमाल किया था, कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं था, चाहे कितनी भी हल्की ट्रक जाए, चाहे उससे इंसान भी जाए, तब भी वो ब्रिज टूट जाता, इतना बेकार था, तब प्लेंटिफ अगर उसके अगेंस्ट एक्शन लेता तो प्लेंटिफ केस जीत जाता। लेकिन यहां पर दूसरी चीज है, यहां पर प्लेंटिफ खुद गलत है, अपनी गलतियों की वजह से उसका नुकसान हुआ है, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वो वाला केस है यहाँ पे, राइट। अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, बाद में अब दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, क्या हो जाएगा उससे, राइट, अब केस हार जाओगे। इस वाले मैक्सिम पर बेस्ड है ये वाला जनरल डिफेंस। क्या है ये मैक्सिम? एक्सटर्पाई कॉजा नॉन ओरेटर एक्शियो, मतलब कि अगर खुद तुम्हारा इमोरल कॉज है, खुद गलत हो, तो किसी और को आप नहीं बोल सकते और उससे कोई भी एक्शन अराइज नहीं होने वाला है। थर्ड इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का सिंपल सा मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड इंजरी। मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है, राइट। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम अवॉइड ना कर सकें, राइट। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी रीजनेबल केयर कर लें, ठीक है, जितनी भी कोशिश हमने की, भाई उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। दैट्स व्हाट नोन एज इनएविटेबल एक्सीडेंट। गाड़ी जा रही थी, ठीक है, सामने से मैं आ रही थी, इधर से एक ट्रक आ रहा था, ठीक है, इधर मैं जा रही थी, इधर से एक ट्रक आ रहा था। बारिश हुई थी तो सड़क गीली पड़ी हुई थी। अब हम जा रहे थे, इधर से ट्रक आ रहा था, ट्रक वाले ने बहुत कोशिश की थी कि कंट्रोल कर लिया जाए और एक्सीडेंट ना हो, राइट। बट उसके रीजनेबल केयर करने के बावजूद, बहुत सारे स्टेप्स लेने के बावजूद, ही वाज द बेस्ट ड्राइवर, उसने बहुत कोशिश की कि एक्सीडेंट ना हो, टच ना करे गाड़ियां, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है, राइट। तो ये एक्सीडेंट अवॉइड नहीं किया जा सकता था, दस दिस वाज एन इनएविटेबल एक्सीडेंट और मैं उस पर केस करूंगी तो एज सच मुझे कोई कंपनसेशन मिलने वाला नहीं है, because he took reasonable care. Next is act of God. जो आपने ओ माई गॉड मूवी नहीं देखी है, वही वाला है एक्ट ऑफ गॉड। किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सकमस्टेंस या किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस को हम एक्ट ऑफ गॉड का नाम देते हैं कि यार ये चीज सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड में जो एक तरीके से तबाही हुई थी, वो एक्ट ऑफ गॉड था, राइट। वो कोई ह्यूमन मेड चीज नहीं थी, वो इट वॉज परफेक्टली एक्ट ऑफ गॉड। जो गुजरात में भूकंप आया था, राइट, वो एक्ट ऑफ गॉड था।
अब प्लीज इस चीज को इनएविटेबल एक्सीडेंट से जाकर मिला मत देना, वो चीज अलग है। एक्ट ऑफ गॉड में तुम्हें दो चीजें मौजूद होनी चाहिए। पहला, नेचुरल फोर्सेस की वजह से जो भी सिचुएशन खड़ी हुई है, जो भी तबाही हुई, जो भी एक्सीडेंट हुआ, वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुआ, राइट। उन नेचुरल फोर्सेस की वजह से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन खड़ी हो गई जिसके अगेंस्ट हम खुद को नहीं बचा पाए। एक्ट ऑफ गॉड का आप एग्जाम्पल समझ गए, भयंकर वाले स्टॉर्म्स आना, रेनफॉल आना, लाइक जिसको तुमने एक्सपेक्ट ना किया और जिसको तुम रोक भी नहीं सकते हो, वो चीजें एक्ट ऑफ गॉड कहलाएंगी। हमने रीजनेबल केयर भी ले ले, फिर भी हम वो चीजें नहीं रोक सकते, उनसे नहीं बच सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस का मतलब है खुद को बचाने के लिए आप रीजनेबल फोर्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड रीजनेबल है माय फ्रेंड्स, राइट। मुझे लगा कि मैं जा रही हूँ, ठीक है, सामने से कोई चल के आ रहा था, मुझे लगा भाई इसके हाथ में गन है, ये कहीं मुझे मार ना दे, तो मेरे बगल में जो डंडा था मैंने वो उठाकर उसके हाथ पे मारा, दैट इज रीजनेबल, राइट। बट अब अगर ऐसा हो जाए कि मैंने उसके सर पे डंडे डंडे बरसाने शुरू कर दिए, उसकी मौत हो गई उसी वक्त, दैट इज नॉट रीजनेबल। ये इस तो मतलब मर्डर कर दिया मैंने, है ना। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं होता किसी को जान से मार दो, है ना। तुम्हें डर लग रहा है, वहां पे इमिनेंट डेंजर है, तुम्हें फील हो रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं मुझ पे अटैक करने वाला है, मुझ पर हमला करने वाला है, वो इमिनेंट डेंजर तुम्हें फील होना चाहिए और तुम रीजनेबल अमाउंट का फोर्स ही यूज कर सकते हो, रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हो, राइट। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ गन पकड़ा हुआ है, मेरे पास आ रहा है तो मैं उस पर जान से मार दूं उसको, ऐसा नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपने रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स यूज किया तो आप प्राइवेट डिफेंस का एक तरीके से यूज कर सकते हो खुद को बचाने के लिए इन कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट जनरल डिफेंस इज मिस्टेक। मिस्टेक दो तरीके की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। रात का अंधेरा था, ठीक है, मेरे घर के कुछ दूर एक इंसान खड़ा था, मुझे लगा वो मेरा दोस्त है, ठीक है, मैंने उसको चप्पल खींच के मार दिया, ठीक है, वो मुझे लगा मेरा दोस्त है, मैंने उसको चप्पल खींच के मार दिया, दिस इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। मुझे नहीं पता चल रहा है, अंधेरा था, मुझे कौन पता चला कौन है, मुझे लगा कदकाठी सेम थी, मेरा दोस्त है, मैंने उसे मजाक में चप्पल मार दी, राइट। दिस इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है? मिस्टेक ऑफ लॉ ये है कि आपने किसी घर से चोरी कर ली, बाद में जब आपको धर के ले गई पुलिस कोर्ट में, तो आप बोल रहे हो अरे मुझे पता नहीं था चोरी क्राइम है इंडिया में, मैंने तो ऐसे ही उठा लिया, मुझे नहीं पता था चोरी क्राइम होती है, आई वॉज वेरी इनोसेंट। तो मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो मिस्टेक, राइट। जहां पर आप हो आपको उस जगह का लॉ पता होना चाहिए, कोर्ट यही बोलेगा, इसके लिए आपको माफी नहीं मिलने वाली है। मिस्टेक ऑफ लॉ के लिए आपको किसी भी तरीके की माफी नहीं मिलने वाली है, पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप जितने भी इनोसेंट हो। लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए आपको छोड़ा जा सकता है, यू कैन बी पार्डन्ड, राइट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए आपको छोड़ा जा सकता है, मिस्टेक ऑफ लॉ के लिए कभी भी आपको छोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन टॉर्ट में क्या है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया हो या मिस्टेक ऑफ लॉ कमिट किया हो, आपको दोनों में ही माफी नहीं मिलने वाली है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस आप क्रिमिनल लॉ में ले सकते हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई तो क्रिमिनल लॉ में आपको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन सिविल लॉ में मिस्टेक ऑफ फैक्ट कमिट किया हो या मिस्टेक ऑफ लॉ कमिट किया हो, दोनों में ही माफी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने उसके लैंड पे पैर रख दिया, मैं उसके घर चली गई, ट्रेसपास कमिट किया है तो किस बात की गलती, राइट। इस चीज के लिए आपको माफी नहीं मिलेगी। अरे मुझे पता नहीं चला, मैंने उसको थोड़ा गलत कह दिया, उसने डेफेमेशन का केस कर दिया मेरे ऊपर, करेगा ही डेफेमेशन का केस, इससे आप बच थोड़ी सकते हो, राइट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ दोनों में आप नहीं बच सकते हो इन टॉर्ट। नेक्स्ट जनरल डिफेंस इज नेसेसिटी। फॉर एग्जाम्पल एक शिप था, ठीक है, वो शिप था, उस शिप पर बहुत ज्यादा सामान था, कुछ लोग भी जा रहे थे और कुछ सामान भी उसमें रखा हुआ था। अब जो शिप था वो सिंक होना स्टार्ट हो जाता है, डूबना शुरू हो जाता है लोड की वजह से। तो जो लोग हैं, जो कैप्टन है या शिप का, वो सामान उठा के पानी में फेंकने लगता है ताकि लोगों की जान बच सके, है ना, क्योंकि ओवरलोड हो जाएगा अगर शिप तो लोग नहीं बच पाएंगे, पूरा शिप डूब जाएगा। तो सामान जो है वो उठा के फेंकता रहता है बाहर ताकि जो लोग हैं वो शिप पर सुरक्षित रहें। तो अब यहाँ नेसेसिटी थी, राइट, यहाँ पे जरूरत थी कि हम सामान को उठा के फेंके, नहीं तो लोग भी मर जाते। तो इस नेसेसिटी वाली कंडीशन में अगर कोई इंसान ऐसे स्टेप्स उठाता है जहां पर प्लेंटिफ का नुकसान हो रहा है तो डिफेंडेंट को सजा नहीं मिलेगी, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई प्रिजनर है, ठीक है, वो भूख हड़ताल कर रहा है, खाना ही नहीं खा रहा है, अगर अब उसने खाना नहीं खाया तो वो मर जाएगा, तो उसको जबरदस्ती जो जेल अथॉरिटीज है वो खाना ठूसती है मुंह में, राइट। तो इसके अगेंस्ट वो कोई एक्शन नहीं ले सकता है, भाई तुम मर जाओगे,
राइट, इसीलिए तो जरूरी है तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे मुंह में खाना डाला जाए। तो यहां पे डिफेंडेंट्स को कुछ भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब अगर डिफेंडेंट कुछ ऐसा काम करता है जो कि गवर्नमेंट ने उसे करने को कहा था, फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे इंजन बन रही है ट्रेन की, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा स्पार्क्स निकलते हैं और बगल में जो है वो प्लेंटिफ के फार्म है जहां पर लकड़ियां पड़ी हुई हैं। अब जो इंजन से स्पार्क्स निकल रहे थे उसकी वजह से लकड़ियों में आग लग गई और प्लेंटिफ का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता है, बिकॉज डिफेंडेंट जो भी कर रहा था अपना काम वो गवर्नमेंट के कहने पे कर रहा था, राइट। उसकी वहां पे कोई अथॉरिटी नहीं थी, गवर्नमेंट की अथॉरिटी थी, लेजिस्लेचर की अथॉरिटी थी, इसीलिए डिफेंडेंट बच जाएगा, उस पर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया जाएगा। गवर्नमेंट ने अगर ऑथोराइज किया है और उसके दौरान कोई टॉर्ट कमिट हो रहा है तो वो टॉर्ट नहीं कहलाएगा, उसके अगेंस्ट आप एक्शन नहीं ले पाओगे, राइट। नेक्स्ट चैप्टर इज रिमोटनेस ऑफ डैमेज। अब एक सिनेरियो समझो, ठीक है, जहां पे टॉर्ट कमिट हुआ है तो अगर डिफेंडेंट को हमें लायबल ठहराना ही कि भाई ये चीज तुमने की है, तुम्हारी वजह से ही सारी चीजें हो पाई हैं, ठीक है, तुम्हारी वजह से ही, तुम्हारी गलती थी जिस वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हुई और प्लेंटिफ को नुकसान हुआ, तो यहां सवाल उठता है किस हद तक हम डिफेंडेंट को लायबल ठहराएंगे। एक पॉइंट तो होगा जहां पे हमें भी रुकना होगा कि यार यहां तक डिफेंडेंट की गलती नहीं हो सकती है, एक लिमिट तक ही डिफेंडेंट लायबल होगा। अब इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक छोटा बच्चा जो अपनी कॉलोनी में अपनी साइकिल चला रहा रहता है, वहीं पे जो एक ड्राइवर होता है वो कार पार्क करने आता है, ठीक है, उस ड्राइवर के कार पार्क करने की वजह से थोड़ी सी टक्कर लग जाती है बच्चे की साइकिल पर और वो साइकिल से गिर जाता है, राइट, जिसकी वजह से उसको सर पे चोट लगती है। बच्चा चिल्लाता है आ दर्द हो रहा है मम्मी, ठीक है, वो ऐसे चिल्लाता है, उसकी मम्मी जो है वो फ्लैट में बैठी हुई है, ठीक है, टीवी देख रही है और वहीं पे उसकी मम्मी को होने लगता है मेरा बच्चा चिल्लाए, नर्वस शॉक से उनकी मम्मी को डेथ हो जाती है। बच्चा इतनी दूर से चिल्लाया है, उसकी आवाज सुन के उसकी मम्मी को नर्वस शॉक पड़ता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो क्या जो ड्राइवर है उसको इस चीज के लिए भी लायबल किया जाना चाहिए कि भाई तुमने बच्चे को टक्कर मारी और उसकी मम्मी की डेथ हो गई जो फ्लैट में बैठी हुई थी? आंसर होगा नहीं, ऑब्वियसली नहीं। अगर ऐसा करने लगे तो यार दुनिया में कभी कोई बचेगा ही नहीं, राइट, कोई इंसान कभी बचेगा ही नहीं, क्योंकि अब किसी को किसी भी हद तक जाकर लायबल ठहरा सकते हो, किसी को किसी हद तक पनिशमेंट दी जा सकती है, क्योंकि सारी लिमिट्स ही हट गई ना। एक तो लिमिट हमें सेट करनी कि भाई इस हद तक ही हम किसी को पनिश कर सकते हैं। एड इन्फिनिटम वी कांट पनिश समवन फॉर एवर, राइट, हर चीज के लिए, हर एक कॉन्सिक्वेंस के लिए उस पर्सन को पनिश नहीं किया जा सकता है। अगर कोई डिफेंडेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है, ठीक है, ये ड्राइवर वाला एग्जांपल लेते हैं, यहां ड्राइवर की गलती थी, उसने एक रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया। अब इस रॉन्गफुल एक्ट का जो कॉन्सिक्वेंस होगा, ठीक है, जिसका जो असर होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, अगर वो बहुत ज्यादा रिमोट है, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर है उस रॉन्गफुल एक्ट से, जैसे कि नर्वस शॉक पड़ना उस बच्चे की मम्मी को, ये उस एक्ट से बहुत ज्यादा रिमोट है, बहुत ज्यादा दूर है, तो यहां पे वो ड्राइवर यानी कि डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा, ठीक है, यहां पे हम उसे लायबल नहीं ठहरा सकते। बट अगर उस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस प्रॉक्सिमेट है, ठीक है, अगर उस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस प्रॉक्सिमेट है, जैसे कि ड्राइवर ने उस बच्चे को एक तरीके से कार से धक्का दिया तो उस बच्चे को चोट लग गई जिस वजह से चिल्लाया और उसकी मम्मी वहीं पे बगल में बैठी थी, ठीक है, तब उसे नर्वस शॉक पड़ जाए तो हम कह सकते हैं ये प्रॉक्सिमेट है ना। ये रॉन्गफुल एक्ट जो था, इसका कॉन्सिक्वेंस जो था जिस वजह से उस बच्चे की मम्मी को नर्वस शॉक पड़ा और इनकी डेथ हो गई, तो ये चीज प्रॉक्सिमेट है, ये जुड़ी हुई है, लग रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा रिमोट है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा दूर थी भाई, उस एक्ट से वो बहुत ज्यादा दूर थी, वो फ्लैट में बैठी हुई थी, तो ये चीज यहां पे डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। बट अगर वो काफी क्लोज है वो कॉन्सिक्वेंस उस रॉन्गफुल एक्ट के, जैसे कि मैंने बताया कि वो पार्क में बैठी हुई थी, बगल में बच्चा गिरा, तो वो चीज प्रॉक्सिमेट हो गई और यहां पे डिफेंडेंट लायबल होगा। अब ये समझ में ऐसे कैसे आएगा कि कौन सी चीज रिमोट है, कौन सा कॉन्सिक्वेंस प्रॉक्सिमेट है? उसके लिए टेस्ट है कुछ जो हमें रीड करने होंगे। पहला टेस्ट है टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट। इस टेस्ट का ये कहना है कि अगर किसी एक्ट का कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, आपको पता है कि ये हरकत हमने की तो इसका ये असर होने वाला है, तो वो जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो टू रिमोट नहीं कहलाएगा, यानी वो कॉन्सिक्वेंस प्रॉक्सिमेट कहलाएगा और उसकी सजा आपको मिल सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पर अमोनिया प्लांट है, आप अमोनिया प्लांट में गए, आपका दोस्त जो है वो खुराफाती था, ठीक है, उसने माचिस की एक तीली निकाली, उसने बोला कि यार इसको जलाकर यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, ब्लास्ट होगा, मजा आएगा।
अब आप जो हैं, आप एक रीजनेबल पर्सन है, आपका दिमाग खुला हुआ है, आपने कहा कि ये सब मत कर, ठीक है, इसकी वजह से ब्लास्ट हो सकता है यहाँ पे। तो आप एक रीजनेबल पर्सन की तरह देख पा रहे थे कि अगर मेरे दोस्त ने ये हरकत की, ये रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है। तो अगर आपके दोस्त की वजह से वहां पर ब्लास्ट हो जाता तो डेफिनेटली आपके दोस्त को पनिशमेंट होती। क्यों? क्योंकि उस रॉन्गफुल एक्ट का कॉन्सिक्वेंस प्रिडिक्टेबल था, ठीक है। एक रीजनेबल पर्सन उस चीज को समझ सकता है कि ये चीज करने से ये हो सकता है, राइट। तो इसलिए आपके फ्रेंड को इस केस में सजा होगी। आपको और आपका फ्रेंड एक ऐसी जगह पर खड़े हैं और कुछ दूर, उस जगह से बहुत दूर एक फैक्ट्री है, ठीक है, उस जगह पे एक फैक्ट्री है। अब आपका दोस्त क्या कहते हैं, वहीं पे ऐसे ही एक तरीके से मैच स्टिक जलाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उस फैक्ट्री में पता नहीं कहां से आग लग जाती है। तो अब इस एक्ट का जो कॉन्सिक्वेंस था ये प्रिडिक्टेबल था ही नहीं, ना आपको भी नहीं पता था कि भाई हम लोग तो यहाँ पे जला रहे माचिस, हमें क्या पता था कि वहां पे आग पकड़ लेगा, है ना। ये चीज तो प्रेडिक्टेबल थी ही नहीं, इसीलिए यहां पर आपको सजा नहीं मिलने वाली है। दिस कॉन्सिक्वेंस वॉज टू रिमोट, बहुत ज्यादा दूर था उस एक्ट से, इसीलिए यहां पर आपको सजा नहीं मिलेगी। दूसरा टेस्ट है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट को रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद आया टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। अब यहां पर रिमोट और प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंसेस हट चुके हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि तुम्हारे रॉन्गफुल एक्ट की वजह से जितने भी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हुए, जितने भी डायरेक्ट रिजल्ट थे उस एक्ट के लिए, उन सब के लिए तुमको लायबल ठहराया जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज का। वही है, आपका दोस्त और आप एक फैक्ट्री में खड़े हुए थे, आपके दोस्त को एक शैतानी सूझी, उसने कहा कि चलो मैच स्टिक जलाकर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, जहां पर गैस लीकेज है वहां पर मैच स्टिक जलाकर देखते हैं क्या होने वाला है। आपको लगा कि यार इससे क्या ही हो जाएगा, आपने सोचा हो या ना सोचा हो कि उस एक्ट से क्या होगा, उसके बाद अब जो भी होने वाला है, जो भी उस चीज का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, उसके लिए आप दोनों ही लायबल ठहराए जाएंगे, ठीक है। आपके दोस्त ने जला दी माचिस की तीली, उसके बाद वहां पे एक ब्लास्ट अकर हुआ, ठीक है, वो ब्लास्ट काफी दूर था आप लोगों से, काफी दूर था। अब आपने सोचा हो कि वो ब्लास्ट होगा या आपने ना सोचा हो, उस सबके लिए आपको पनिशमेंट मिलने वाली है, उस सबके लिए आपको कॉम्पेंसेशन देना होगा, बिकॉज आपके एक्ट की वजह से डायरेक्टली वो चीज हुई है, ठीक है, वो चीज डायरेक्टली आपके एक्ट से कनेक्टेड थी। तो आपने ये देखा हो ना देखा हो, सोचा हो ना सोचा हो, एज अ रीजनेबल पर्सन अब आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। केसेस जरूर देखिएगा, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट केसेस आपको दिया ताकि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े। मेरे सभी वीडियोस के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ मेट योर लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी वहां पर मिलेंगी आपको, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, एंड नोट्स एंड ऑब्वियसली सब कुछ मिलने ही वाला है वहां पर। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।